जिक्र किया, जो संस्थाओं को नष्ट किया और जो अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त किए, उन्होंने स्वयं की सत्ता कायम रहे, स्वयं का प्रभुत्व कायम रहे, इस चक्कर में सहजता से विभाजन को स्वीकार किया। मैं तो सीधी बात कहता हूं कि आज कल सबसे प्रखर ज्ञान बट रहा है एक विश्वविद्यालय से जिसका नाम है व्हाट्सएप विश्वविद्यालय। तो ये जो साहब हैं अरुण जी, उस विश्वविद्यालय के कुलपति के लगभग समकक्ष, जो अर्धसत्य असत्य को सत्य का आवरण बनाने की कोशिश करते हैं। कहाँ तक जाइएगा इतिहास में? उल्टे पांव की यात्रा करके शुरू करते हैं, फलाने ने मंदिर तोड़े, बौद्ध स्तूप तोड़े गए, पूरा का पूरा एविडेंस। उल्टे पांव की यात्रा से किसी को कुछ हासिल नहीं हुआ। अंग्रेजी शिक्षा लाख विरोध कर लीजिए, कभी जाकर के दलित समूहों से पूछिए कि अगर अंग्रेजी शिक्षा ना होती या शिक्षा का डेमोक्रेटाइजेशन ना होता, आज भी शिक्षा 2% लोगों तक सीमित रहती। इतिहास में हर चीज का एक बोध है, उसकी एक समझ है। जो लोग इतिहास को एक यूनिलिनियर पैराडाइम में देखते हैं ना, कि ऐसा इतिहास होना चाहिए था, ये उस श्रेणी के लोग हैं। ये इतिहास की धारा की इनको समझ नहीं है। अब अपने फ्रीडम फाइटर्स हमारे, उन पर आपने सहज आरोप लगा दिया। पार्टीशन की समझ है आपको? क्यों विभाजन हुआ था? लास्ट फेज पढ़िए, महात्मा गांधी की जो प्यारेलाल जी ने लिखी है, कम से कम उतना पढ़ लीजिए। और ये जो सुबह सुबह वाला 6:30 बजे सुबह से 8 बजे तक का जो व्हाट्सएप ज्ञान है ना, इससे देश का के समक्ष और चुनौतियां, आप इसको डाइवर्ट करके अनशंट चीजों में उलझाइए मत। एक सर बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने को लेकर सरकार और सरकार के नीचे पुलिस के कार्यशैली को देखा जाता है। योगी आदित्यनाथ साहब ने पुलिसिंग की काफी सराहना की है और उन्होंने कहा कि जीरो टॉलरेंस से पुलिसिंग सुनिश्चित की जा रही है, अपराधी आजाद नहीं घूम रहा है, क्योंकि या तो वो जेल में है या लोगों को देखे, जुबान से तो कुछ भी बोल सकते हैं, कोई सेंसरशिप नहीं है। आपको तो हमने जालीदार टोपी वगैरह क्या क्या सुना। आंकड़े क्या कहते हैं उत्तर प्रदेश के? योगी जी, आंकड़े आपकी बात की तस्दीक नहीं करते, आंकड़े आपके पक्ष में नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश को मैं छोड़ दूं तो मैं नोएडा गाजियाबाद ही ले लूं, सब समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। इसलिए कानून व्यवस्था दिखना चाहिए लोगों को। जो बात अपनी जुबान से आप कह रहे हैं वो नागरिक है, नागरिक नहीं कह रहा। आपने तो ऐसा माहौल बना दिया कि समर्थ के नहीं दोष घुसाएं। हाँ, समर्थ को कुछ नहीं हो रहा है, वो कुछ भी करके छुट्टा घूम रहा है। लेकिन हाँ, छोटे छोटे आरोपी, जो जिन पर छोटे छोटे आरोप हैं, उनको आप कैलेंडर बना के प्रस्तुत कर रहे हैं। समान नागरिक संहिता पर आपको पता है हाउस में मेंबर है, प्राइवेट मेंबर बिल जो है वो एक्सेप्ट किया गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा ने कहा है कि जो महिला है वो डिस्क्रिमिनेशन होता है अगर ये चीज़ नहीं आती है। इस संदर्भ में कहा गया कि बंगाल में जो अध्यक्ष हैं भाजपा के, उनके ऊपर एक ऐसे समूह ने हमला किया जो इस कानून का विरोध कर रहे हैं। मैं तो अब मानवाधिकार आयोग के हैं अध्यक्ष, जाहिर है उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट पढ़ा होगा जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पे हुआ था। रही बात सदन की, सदन में 6 दफ़े ये पहले भी प्रस्तुत करने की कोशिश की गई। इन वक्त पे भाजपा उस सदस्य विशेष को कहती थी कि आज मत आओ, लेकिन कुछ तो बदला भाजपा के जहन में। क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे? शादी कैसी होगी? सेक्रामेंट हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से या कॉन्ट्रैक्ट इस्लामिक और क्रिश्चियनिटी के, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के हिसाब से? ट्राइबल राइट्स का क्या होगा? उनके रीति रिवाजों का क्या होगा? ये सिर्फ हिंदू मुसलमान मसला नहीं है। एक बहुलवादी देश में जहां हजारों प्रकार की प्रथाएं हैं, वहां अभी आप इसको डॉग विसिल पॉलिटिक्स की तरह यूज कर रहे हैं। बस खाइए। मैं तो यही आग्रह करूंगा, बहुत चुनौतियां हैं। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बात हुई थी तो बात ये हुई थी, जिस दिन देश इसके लिए तैयार होगा, बंटवारे के बाद जो हालत थे उससे बुरे हालात आज अपने कर दिए हैं। गांव बटे हुए, शहर बटे हुए, सदर अंदर का घर परिवार बट गए, उसमें मैं समझता हूं परिस्थितियां कतई अनुकूल नहीं। दूसरा सवाल सर ये है कि हर बीतते दिनों के साथ आप लोग 24 को लेकर एक बड़े गठबंधन बनाने की मंसूबे के साथ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मायावती जी ने कहा है कि रामपुर में भाजपा जीतती है और मैनपुरी में सपा जीतती है। ये साफ दर्शाता है कि आपसी मिली भगत है। ऐसे में जो मुस्लिम वोटर है उसको सतर्क रहने की जरूरत है। मैं क्या कहूँ,
बड़े नेता लोग हैं, लेकिन किन्हीं को ये नहीं पता, इन्हें पता नहीं चल रहा है कि चुनौतियाँ क्या है। सवाल ये है नहीं कि 24 में क्या होगा, सवाल ये है कि 24 के बाद इस देश का क्या होगा। हम तो साफ कहते हैं, हम व्यक्ति केंद्रित विमर्श से निकलिए। व्यक्ति केंद्रित विमर्श में मोदी बनाम हूँ नहीं, मोदी बनाम प्रोग्राम, एक प्रगतिशील दस्तावेज जो युवाओं के रोजगार की बात करे, महंगाई को कब्जे में लेने की बात करे, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को कि ये नीलामी हो रही है उसको रोके, सामाजिक सौहार्द पे काम करे। ये दस्तावेज लेके जाइए लोगों के बीच, हाथों हाथ लेंगे, किसी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है, बहुत सारे व्यक्ति। एक सर आखिरी सवाल है, एक जो अलग और नई बात प्रधानमंत्री ने कहा है नागपुर में लोगों को कि मैं आपको शॉर्टकट राजनीति के खिलाफ आगाह करना चाहता हूं, चेतावनी देना चाहता हूं कि शॉर्टकट राजनीति करने वाले जो राजनेता हैं वो देश के सबसे बड़े दुश्मन है, वो ना विकास कर सकते ना सरकार बना सकते। हिमाचल में स्कूटी कौन बांटने की प्रतिज्ञा कर रहा था? भाजपा ना। प्रधानमंत्री के लोग कह रहे थे ना। ये कौन सा कट, लॉन्ग कट है या शॉर्ट कट? आप जो बोले वो सब एक्सेप्टेबल, चुनाव आयोग भी कुछ नहीं बोलेगा। दूसरा कोई प्रॉमिस करे रिलीफ की, आप उसको रेवड़ी कह दें। समरूपता रखी जाए, लेवल प्लेइंग फील्ड रखा जाए, जो चीज़ आपके लिए उचित है वो दूसरों के लिए भी उचित होनी चाहिए। और मैं एक बात साफ तौर पे कहूँगा, चाहे कोई भी पार्टी इस मुफ्त शब्द का उपयोग कर रही हो, वो नागरिकों का अपमान कर रहे हैं। आज लोग समझे ना समझे, 10 बरस बाद जरूर कहेंगे कि आपने मुफ्त मुफ्त बोल करके हमारे नागरिक अधिकारों का हनन किया। ये लाभार्थी वाली जो शब्दावली है ना, इससे निकलिए प्रधानमंत्री जी। अब आपके मिनिस्टर्स लाभार्थी शब्द बोलने लगे। कॉन्स्टिट्यूशन राइट पे होता है, अधिकारों की बात करता है। ये लाभार्थी जो है ना, राजतंत्र की बू देता है। जो आपका गठबंधन है या खासकर कांग्रेस के लिए हिमाचल को आप बूस्टर या एक्स्ट्रा बूस्टर डोज मानते हैं? क्योंकि कहा गया है कि इससे राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसको और वेटेज मिलेगा। देखिए, मैं राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा वो कई दफ़ा बोल चुके हैं कि वो पॉलिटिकल यात्रा नहीं है। और हमने जो भी विजुअल्स देखे हैं, मैं यकीन के साथ कहूँ सचमुच वो पॉलिटिकल यात्रा नहीं है। उसमें वैसे लोग भी बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं जो कांग्रेस के ऑफिस बेरर नहीं है, कार्यकर्ता नहीं है, बड़ी आबादी है उनकी। साहित्यकार जुड़ रहे हैं, ऑटो वाले जुड़ रहे हैं, अलग अलग हलकों से ठेले वाले जुड़ रहे हैं। तो वो एक महत्वपूर्ण पहलू है। हमारा मानना है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे कांग्रेस हो या मेरी पार्टी हो या कम्युनिस्ट पार्टी हो, एक चुनाव और अगले चुनाव के बीच में हमें सक्रिय रहना होगा। क्योंकि जिनसे हम लड़ रहे हैं ना, वो गवर्नेंस से ज़्यादा इलेक्शन मोड में रहते हैं। अब तो आप देखिए, प्रधानमंत्री जी तक पंचायत से लेकर के नगरपालिका के चुनाव में दिलचस्पी लेते हैं। दिल्ली में मैं छात्र जीवन से हूँ, मैंने कभी नहीं देखा था कि एमसीडी चुनाव चर्चा भी नहीं होती थी। अब एमसीडी चुनाव में दर्जन भर मुख्यमंत्री उतर रहे हैं, मंत्री उतर रहे हैं। इस मोड से वापस आकर के एक जो बड़े चुनाव होते हैं विधानसभा, लोकसभा के लिए, जैसे गुजरात ही है, तो कांग्रेस को आज से गुजरात में अपनी खोई जमीन पर काम करना होगा।